नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12 इतिहास विषय के प्रथम अध्याय हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके एवं अस्थियां इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, हड़प्पा वासियों के रहन सहन जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे और एक प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा समाज में व्याप्त सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करेंगे, किस प्रकार से हम इन भिन्नताओं के बारे में पता करते हैं, एवं हड़प्पा वासियों के शिल्प, उद्योग एवं उनके व्यापार के विषय में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के से बहुत बड़ी मात्रा में सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में, हड़प्पा लिपि के बारे में एवं किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक वर्ग कार्य करता था या किस प्रकार की सत्ता थी, इसके बारे में, और सबसे अंत में कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स जी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन करके वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा। इसके कुछ ही समय पश्चात मोहनजोदड़ो में 1922 में श्री राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो के अवशेष खोजे और इन दोनों स्थानों से मिली मोहरों, हस्तलिखित लिपि, कलाकृतियाँ इत्यादि का अध्ययन करने से पता चला कि ये एक जैसी हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। कालांतर में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्तमान भारत में और अफ़गानिस्तान में बहुत दूर दूर तक बहुत से सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोतों की खोज हुई, नए नए स्थान खोजे गए और तब विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर, जिस स्थान पर सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में पता चला था यानी कि हड़प्पा, उसके नाम पर इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नामकरण कर दिया। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। हड़प्पा सभ्यता को बनाने वाले लोग कौन थे? कुछ विद्वानों का कहना है कि ये भारत के प्राचीन या निवासी द्रविड़ लोग थे। कुछ का कहना है कि इसे मेसोपोटामिया के निवासियों ने बनवाया। कुछ लोगों का कहना है कि ये बलूची संस्कृति की देन है। परंतु बाद में जिस प्रकार से आगे आगे चल कर के उत्खनन होते रहे एवं अन्य खोजें सामने आई, उससे पता चलता है कि सिंध और चोलिस्तान में हड़प्पा से पूर्व की बस्तियां मिली हैं और उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एकदम से सामने नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे करके इन्हीं संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। चित्र में आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता की सुदूर पश्चिमी सीमा सुतकांगेंडोर में थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर मांडा नामक स्थान है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा वर्तमान उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के आलमगीरपुर नामक स्थान पे है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में दैमाबाद में हड़प्पा सभ्यता का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इसके कुछ प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट,
कोटदीजी, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, गवेरी कला, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि बहुत सारे इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर उत्खनन के द्वारा बिल्कुल एक समान नगर व्यवस्था, एक समान मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। किस समय हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई? जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम पता चला उस समय इसे विश्व की तत्कालीन और सभ्यताओं के साथ देखते हुए इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व बताया गया। हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन मेसोपोटामिया, मिस्र एवं चीन की सभ्यता के समानांतर थी और इनमें से कुछ के साथ मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ उनका व्यापार भी चलता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय से लगभग 5500 साल पहले भारत में फल फूल रही थी। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम सर्वाधिक प्रामाणिक रूप से रेडियो कार्बन विधि के आविष्कार के पश्चात हुआ। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक काल लगभग 350 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। इसके पश्चात परिपक्व अवस्था या पूर्ण विकसित हड़प्पा काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का कहा जाता है और उत्तर हड़प्पा काल यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का विघटन प्रारंभ हो गया वह समय 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पावासी अपना जीवन निर्वाह करते थे या दूसरे शब्दों में कहें उनका आर्थिक जीवन। हड़प्पा के लोग कृषि कार्य में बहुत निपुण थे और वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। खुदाई में अनेक हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने मिले हैं जिसमें गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, रागी, कोदो इत्यादि मिले हैं। बाजरे के दाने गुजरात के कई स्थलों से मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं परंतु लगभग 10,000 ईसा पूर्व के पुरा स्थल मेहरगढ़ से सबसे पहले चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं जिसमें कि घरेलू मवेशी जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुबड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों को विशेष प्रिय था। निश्चित रूप से वो लोग गौ पालन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, इसमें किस प्रकार से कृषि की जाती थी? खेतों में जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। चित्र में आप देख रहे हैं इस प्रकार के लकड़ी के हल के नमूने मोहनजोदड़ो तथा बनावली में मिले हैं। इस चित्र में कालीबंगा में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें ये जो लाइनें बनी हुई हैं इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी 2 प्रकार की फसलों की एक साथ खेती करना जानते थे। इसके अतिरिक्त फसल काटने के लिए तांबे और पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था जो कुछ इस प्रकार के होते थे। अफगानिस्तान के सोर्तुगही नामक स्थान में नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं परंतु अब उनमें गाद भर गई है। इसके अतिरिक्त आधुनिक गुजरात के धौलावीरा से एक जलाशय प्राप्त हुआ है। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये एक तालाब है। संभवतः इस तरह के तालाबों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था जिससे कि अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। इसके अतिरिक्त पशुपालन, इन चित्रों से हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी पुरा स्थलों से बहुत बड़ी संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं के, पक्षियों के चित्र अंकित हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये एक श्रृंगी बैल, यहाँ पर ये कुबड़ वाला बैल जो कि सिंधु सभ्यता का विशेष पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी, गैंडा, यहाँ पर कुछ हिरण प्रदर्शित हैं। ये सब हड़प्पा वासियों के पशुपालन या
किन किन पशुओं से वो परिचित थे, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसके पश्चात अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के सर्व प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो, ये जो नक्शा यहाँ पर दिया गया है, ये एक कंप्यूटरीकृत मोहनजोदड़ो का नक्शा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग क्षेत्र है और ये उसके नीचे की निचली बस्ती है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल शहर था और यह शहर 2 भागों में बटा हुआ था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था, जो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और पूर्व में नीचे की ओर एक पूरा शहर बसा हुआ था। ये दोनों ही शहर एक चबूतरे पर बसे हुए थे, जिन्हें ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि शहर या मकान सभी ऊंचे चबूतरों पर या प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। संभवतः ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि नदियों के किनारे बसे शहरों में बार बार आने वाली बाढ़ से शहर का बचाव किया जा सके। इसी चित्र को आप मोहनजोदड़ो के चित्र को ही अब आप यहाँ पर एक रफ मैप में देख सकते हैं। ये दुर्ग क्षेत्र है जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख अवशेष मिले हैं, जैसे कि स्नानागार, जलाशय, अन्नागार इत्यादि, और इसमें कुछ बस्तियों के रिमेन्स बचे हुए हैं, जो अवशेष हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इससे पहले जो आपने मैप देखा था वो एक कंप्यूटरीकृत उसका नक्शा था, जिसमें कि इस क्षेत्र को पूरा एक किस प्रकार का रहा होगा ये कल्पना करके बनाया गया था। अब हड़प्पा सभ्यता की पूरी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि सभी शहर जो भी अवशेष मिले हैं वो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे। मोहनजोदड़ो में इसे सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये एक मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख सड़क थी, जो कि इसके दोनों तरफ मकान बने हुए थे और ये सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों और गलियों का निर्माण एक ग्रिड पद्धति में कहा जाता है, जिसे कि चेस बोर्ड ग्रिड पद्धति कहते हैं। सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से लेकर के 33 फुट तक थी। इसके अलावा सबसे प्रमुख व्यवस्था मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की थी उनका ड्रेनेज या सीवर सिस्टम। किस प्रकार से वो अपने शहरों का गंदा पानी शहर से बाहर निकालते थे। ये सभी नालियाँ पकी हुई ईंटों से बनी होती थीं और ढकी हुई होती थीं। उनमें कुछ कुछ दूरी पर अस्थायी पत्थर लगे होते थे ताकि उन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। प्रत्येक घर में छोटी नालियाँ होती थीं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये एक घर है, इससे ये छोटी सी नाली निकल करके आ रही है और गली की मुख्य नाली में मिल रही है। इस छोटी नाली, घर से निकली हुई नालियाँ स्नान घरों, शौचालय या रसोई घर से जुड़ी होती थी और घर का पानी इनके द्वारा बाहर बनी हुई गली की नाली में मिल जाता था। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो ये मेन होल की या पत्थर से ढके हुए सोक पिट की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था वर्तमान में आज हम मेन होल के रूप में देखते हैं, जो हमारे यहाँ सड़कों पर होते हैं और उनको समय समय पर हटा करके उनकी हमारे यहाँ नालियों की सफाई की जाती थी। ये व्यवस्था आज से हजारों साल पहले सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में अपनाई गई। यह चित्र भी एक हड़प्पा सभ्यता की बहुत बड़ी सी नाली को प्रदर्शित करता है, जिसका कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया गया था। और यहाँ तक कि जहाँ पर नालियाँ मुड़ती थीं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो यहाँ पर उसी प्रकार से मुड़ी हुई या कोने वाली ईंटों का प्रयोग किया जाता था, या इस प्रकार से स्पेसिफिकली जो है विशेष तौर पर ईंटें बनाई जाती थीं जो कि मुड़ी हुई होती थीं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, जिसमें कि इसी प्रकार की ईंटें लगाई गई हैं जो कि कुएं को एक गोलाकार आकार दें। हड़प्पा सभ्यता के घर बहुत ही सुनियोजित ढंग से मुख्य सड़क के या जो उससे थोड़ा छोटी सड़कें होती थी उनके दोनों तरफ बनाए जाते थे।
इन सड़कों के दोनों तरफ चबूतरे बने होते थे और हर एक घर का दरवाज़ा पीछे की गली में खुलता था। किसी भी घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क में नहीं खुलता था, बल्कि वहाँ पर चबूतरे बने होते थे जिन पर संभवतः बाजार लगाया जाता था। इसके अलावा प्रत्येक घर में 3 से 4 कमरे होते थे। इसके अतिरिक्त सबसे बीच में एक ये आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। कई जगहों पर 2 मंजिले घर भी मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ पाई गई हैं। हर एक घर में लगभग एक कुआँ, एक रसोई घर, एक शौचालय या स्नान घर होता था और इन सब से निकला हुआ पानी धीरे अपने एक मुख्य नाली के द्वारा बाहर जाकर के गली की नाली में मिल जाता था। सभी घर लगभग एक ही पैटर्न पर, एक ही नमूने पर बनाए जाते थे। घरों में कमरों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती थी। मोहनजोदड़ो में अभी सबसे प्रथम वाले मैप नक्शे में हमने देखा था कि एक किला पाया गया है। ये एक स्तूप है और इसके यहाँ पर एक ये जलाशय मिला है। दुर्ग में अधिकतर हमें ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता था, या ये कहा जाए कि राजवर्ग के द्वारा या जो भी प्रशासक वर्ग था उसके द्वारा किया जाता था। इसमें मिली हुई संरचनाएं ज़्यादा लोगों के प्रयोग करने के लिए थीं। ये मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार है या जलाशय है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय का फर्श पक्की ईंटों से बनाया गया है और इस पर बिटुमिन का लेप किया गया है। बिटुमिन यानी कि वर्तमान में जिसे हम कोल तार या डामर के रूप में जानते हैं। इस जलाशय के स्नानागार के इस तरफ ये कुछ स्नान गृह बने हुए हैं जो संभवतः कपड़े बदलने के काम आते थे। इस चित्र में एक गोदाम प्रदर्शित है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है पक्की ईंटों से चारों तरफ चिनाई की गई है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पाई समाज भिन्न स्तरों में बटा हुआ था, या किस प्रकार से जहाँ पर हमारे पास कुछ भी जानकारी के लिए स्रोत नहीं है, वहाँ पर जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उससे किस प्रकार से ज्ञात किया गया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या भिन्नता थी, क्या सभी निवासी एक समान थे। इसके लिए हम 2 तरीकों का प्रयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण पद्धति है शवाधान या शवों के अंतिम संस्कार की पद्धति। किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने शवों का अंतिम संस्कार करते थे। इसमें 2 प्रकार के हमें शवाधान मिले हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को एक छोटे से शवाधान में, गर्त में, गड्ढे में किस प्रकार से मोड़ करके लिटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस कब्र में बहुत सारे मृतभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन या अन्य सामग्री मिली है। यहाँ पर इस कब्र में, एक ही कब्र में 2 शवों को दफना दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कब्र में इस कंकाल के साथ कुछ बर्तन भी दिख रहे हैं। इसी प्रकार से इस गर्त शवाधान में भी कुछ पात्र दिख रहे हैं। जो शवाधान अच्छी तरीके से पकी हुई ईंटों से नीचे एवं ऊपर दोनों जगह चिने हुए थे और उनके साथ काफ़ी संख्या में मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये शायद कोई विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा जिसके साथ इतनी सारी चीज़ें दफना दी गईं। इसके अतिरिक्त कब्र में कंकाल के साथ या मृतक के साथ इन वस्तुओं का दफनाया जाना मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास में की ओर संकेत करता है। ऐसा हड़प्पा वासियों का शायद मानना था कि मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे अपने अगले जीवन में
इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसलिए इन वस्तुओं को दफना दिया जाता था साथ में, जिससे उस व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। यह एक तांबे का दर्पण है जो कि विशिष्ट वर्ग के द्वारा प्रयोग किया जाता था। तांबा उस समय एक विशिष्ट धातु थी, कीमती दुर्लभ धातु थी, और उसके बने हुए दर्पण जो कि उसको पॉलिश करके बनाए जाते थे, जैसे आज हम कांच का दर्पण प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से उस समय कांच नहीं था, तो तांबे के दर्पणों का या कांसे के दर्पणों का प्रयोग मुख देखने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त विलासिता की वस्तुओं की खोज की गई। इसमें भी दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। प्रथम वो जो कि उपयोग की वस्तुएं हैं, और दूसरी जो कि बिल्कुल ही विलास की वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। उपयोगी वस्तुओं में आते हैं चक्कियाँ, ये विभिन्न प्रकार के आप मृदभांड देख रहे हैं, सुइया, झावा इत्यादि। इसके अलावा दूसरे वर्ग में विलासिता की वस्तुएं जो महंगी और दुर्लभ होती थीं, उदाहरण के रूप में फयांस के बने हुए बर्तन। ये बर्तन फयांस के बने हुए हैं। फयांस घिसी हुई मिट्टी या रेत को रंग और एक प्रकार के चिकने पदार्थ के साथ मिला करके पका करके बनाया जाता था। चूँकि ये एक प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी, इसलिए इसके बने हुए बर्तन दुर्लभ माने जाते थे और कीमती होते थे। अधिकतर फयांस के बने हुए छोटे छोटे बर्तन मिले हैं जो शायद इत्रदानी के रूप में प्रयोग किए जाते थे। ये बर्तन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों से मिले हैं। इन बर्तनों पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुंदर चित्रकारी की गई है और उन्हें रंगों से सजाया भी गया है। इसके अतिरिक्त ये बर्तन विभिन्न आकृति के हैं। कोई घड़े की आकृति का है, कोई लंबे से जग की आकृति का है। इन पर ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता था। ये सब ये चौड़े मुंह का बर्तन है, कोई छोटे मुंह का बर्तन है। विभिन्न आकृतियों के ये बर्तन प्रयोग किए जाते थे। ये हड़प्पा वासियों की कलात्मकता के भी सूचक हैं। कुछ पात्रों पर हड़प्पा लिपि भी देखने को मिलती है। हड़प्पा वासी व्यापार और व्यवसाय में भी बहुत उन्नत थे और उसके लिए उनकी शिल्प कला भी बहुत ज़्यादा उन्नत थी। हड़प्पा वासी मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, हथियार बनाना, सूत व ऊन की कताई, बुनाई, रंगाई, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान बनाना, बैलगाड़ियाँ तथा नौकाएं और जहाज बनाना, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट, चन्हूदड़ो उनके शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। मुख्यतः जो प्रमुख शहर थे वो किसी न किसी प्रकार के शिल्प उत्पादन में उन्होंने विशेषता हासिल कर रखी थी। वस्त्र निर्माण व्यवसाय, हड़प्पावासी सबसे पहले कपास के बारे में या कपास का उत्पादन करने के बारे में जानते थे और हड़प्पा सभ्यता से ये स्क्रिप्ट भी देख रहे हैं आप। इसके अलावा ये हड़प्पाई कुछ पत्थर मिले हैं जिस पर ये मार्क आप देख रहे हैं, ये सूती वस्त्र के मार्क हैं, उसके चिन्ह हैं, उसकी छाप आ गई है। हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई पुजारी की मूर्ति, जिसको राजा पुरोहित पुजारी भी कहा जाता है, उसका ये पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं। उसने एक शॉल ओढ़ रखा है जिस पर बहुत ही खूबसूरत 3 पत्तियों वाले पुष्प की आकृति कढ़ाई के द्वारा उकेरी गई है। मनकों का निर्माण, हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से विभिन्न प्रकार के मनके मिले हैं। मनके यानी कि बीड्स, मोती। ये मनके अकीक, नीलम, स्फटिक, सेलखड़ी जैसे पत्थरों, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं और शंख, फयांस और पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे। मनके कई आकृति में होते थे, चक्राकार, गोलाकार, इसके अलावा बेलनाकार, ढोलाकार इत्यादि। इनसे कई प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते थे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कई प्रकार के माले इत्यादि। ये सब चीज़ें
विभिन्न हड़प्पा स्थलों से और कब्रों से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते थे। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह सोने का हार एक कब्र से प्राप्त हुआ है, जिसमें आप इसमें मोती के दाने भी हैं। इसके अलावा सोने के टुकड़े जोड़ करके ये खूबसूरत हार बनाया गया है। शंख की बनी हुई चूड़ियाँ एवं कानों में पहनने वाले आभूषण भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मसाला पीसने का सिलबट्टा, हसिया, कुल्हाड़ी और कुछ अन्य प्रकार के वो मिले हैं औजार, जिनका अभी हम पता नहीं लगा पाए कि ये किस कार्य में प्रयोग किए जाते थे। विभिन्न प्रकार के बर्तन देखिए, दर्पण है, इसके अलावा ये कांसे के बर्तन हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिस प्रकार की थाली या लोटा या बटलोई हम आज प्रयोग करते हैं, लगभग उसी प्रकार का बर्तन सिंधु सभ्यता के निवासी आज से हजारों वर्ष पूर्व करते थे। यह मिट्टी की बनी हुई एक बैलगाड़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का पहिया लगाया गया है और ये किस प्रकार की बैलगाड़ी बनाई जाती थी। ये कुछ खिलौने हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पक्की बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ी संख्या में खिलौनों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से पक्की मिट्टी के बने हुए विभिन्न आकृतियों के खिलौने मिले हैं। खास तौर पर वहाँ पर बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। ये कई प्रकार की है, एक ये आप देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर। इसके अलावा मातृ देवी की बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ मिली हैं, जो कि शायद बच्चों के खेलने के लिए होती थी। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि हड़प्पावासी पासे का प्रयोग भी करते थे, यानी कि पासा भी उनके खेल में शामिल था। ये सेल कढ़ी, पकी हुई मिट्टी और किसी प्रकार के अन्य धातुओं के बने हुए पासे भी मिले हैं। आप इस चित्र में इस बैलगाड़ी को देख रहे हैं। यहाँ पर ये धागा लगा करके इस बैलगाड़ी को आगे भी बढ़ाया जा सकता था, यानी कि ये मूविंग चलने वाला चलित खिलौना था। इसी प्रकार से ये एक धागा डाल करके फिरकी की तरह नचाने वाला या कठपुतली की तरह नचाने वाले खिलौने भी बनाए जाते थे। ये एक पक्षी, शायद कबूतर की आकृति का खिलौना है, या इस छेद को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये उस समय की गुल्लक थी, जिसमें कि बच्चे इस छिद्र से अपना कीमती वस्त्र सामान डालते थे। हड़प्पावासी धातु कला में भी बहुत ही आगे थे। ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति है। इससे हम जान सकते हैं, देखिए किस प्रकार से इसने अपने बालों को बहुत ही आकर्षक तरीके से बांधा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसने पूरी बाह में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और इसने गले में एक 3 मनकों वाला आभूषण भी पहना हुआ है। तो इन मूर्तियों से हम हड़प्पावासियों के श्रृंगार एवं उनके प्रसाधनों का भी पता लगा सकते हैं। यह एक खिलौने की आकृति का मिला है, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शायद चौसर या चतुरंग या वर्तमान शतरंज का एक प्राचीन स्वरूप है। यह मातृ देवी की मूर्ति है, जिसने अपने सर पर एक प्रकार का मुकुट पहना हुआ है एवं इसने कमर में करधनी भी डाली हुई है।